नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब सीन चल रहा है देश में। मध्य प्रदेश में फरमान जारी हो गया है कि आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने जो किताबें लिखी हैं अब वो स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। इस देश में अब यही बचा था कि जो भोले बच्चे हैं वो समझे कि आरएसएस का प्लान क्या है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस का प्लान क्या है, पूरा देश जानता है कि आरएसएस का प्लान क्या है। लेकिन खराब बात यह है कि बच्चों के मन में ये सब बातें, राजनीति की बातें डालना कहाँ तक उचित है। कांग्रेस ने बहुत विरोध किया है इसका, और कांग्रेस ने कहा है कि अब स्कूलों में भी क्या नफरत फैलाई जाएगी। जाहिर है कि इस तरह की बातें अगर बच्चों के मन में कहीं फैलाई जाती है तो उसके खराब संदेशे निकलेंगे। राजनीति तेज हो गई है। उधर हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जो हालात हैं उसमें 3 महीने बाद अगर चुनाव होता है तो सब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये दोनों राज्य और झारखंड को शामिल भी कर लेते हैं तो तीनों राज्य भाजपा के हाथ से फिसलते हुए नाराज नजर आ रहे हैं। परेशान है बीजेपी। लेकिन होगा क्या? क्या संघ को इसीलिए मैनेज किया जा रहा है कि संघ कम से कम इन 3 राज्यों में मान जाए, मेहनत कर ले? क्योंकि संघ की और बीजेपी की नाराजगी, जेपी नड्डा का ये कह देना कि हम तो संघ के बिना भी रह सकते हैं, संघ की अब कोई जरूरत नहीं है, एक लंबी लाइन खींच दी है। और मोदी पार्ट 2 में जिस तरह वक्फ बोर्ड का जो बिल लाए थे वो बिल चला गया ठंडे बस्ते में। ब्रॉडकास्ट का एक बिल लाए थे जो हम जैसे यूट्यूबर की गर्दन कसने के लिए था कि सच बात ना कर सके, उसको टाल दिया गया। मतलब यह कि नायडू और नीतीश संभाले नहीं संभल रहे हैं। तो देश की राजनीति पर बात करेंगे एक अच्छे योग्य पत्रकार से, जो है तो बिजनेस के पत्रकार, लेकिन राजनीति की बहुत गहरी पकड़ इसलिए रखते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं, जहां पे संघ का मुख्यालय वहीं रहते हैं। तो सीधे चलते हैं नागपुर और बात करते हैं राजीव रंजन सिंह से और समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। आप नागपुर में रहते हैं और नागपुर से ही फरमान जारी होगा भैया कि हमारे जो संघ के लेखक हैं उनकी किताबें तो पढ़वाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिया कि संघ के प्रचारकों की, संघ के नेताओं की, वहां के चीफ मिनिस्टर ने, मोहन यादव जी ने फरमान जारी कर दिया कि भैया इनकी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। क्या ये उचित है कि किसी एक संगठन की जो हमेशा विवादों में रहा है, जिसको प्रतिबंधित किया गया था, जिसका नाम अलग अलग विवादों में आता है, उसकी किताबें बच्चों को पढ़ाई जाए? देश में क्या अब यही सीन देखना बाकी रह गया था? आपका क्या मानना है? नमस्कार संजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हमें सोचने वाली जो है, जो सोचना चाहिए। तो पहला ये है कि चाहें या ना चाहें, संघ की विचारधारा जो है इस देश में मशरूम की तरह फैली है पिछले 10 साल में, जब से मोदी सरकार आई है। पूरी तरीके से धन बल और जो कॉरपोरेट्स का सपोर्ट मिला है इस विचारधारा को बढ़ाने में। और आपने उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा कि मुकेश अंबानी जी के घर की शादी में खुद सर संचालक गए थे, और ना केवल वो गए थे बल्कि उच्च पदस्थ जितने भी संघ के लोग थे, सभी लोग एंटीला में आपको नजर आए शादी के पहले। तो ये पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई कोई कॉरपोरेट घराने की शादी में या उत्सव में आपको इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे आपको नजर आए संघ के पदाधिकारी, वो भी सरसंघचालक। मतलब कोई नीचे का आदमी नजर आए तो समझ में आता है, पर अच्छा, एक मिनट एक सरसंघचालक। मिनट एक मिनट एक मिनट राजीव, रखूंगा। शादी की बात से मुझे याद आया कि वो जो रेहाना, एक मशहूर सिंगर, जिसमें उसने किसान आंदोलन में किसानों के हक में बात करी, तो ये भक्तों की टोली उसे खालिस्तानी, उसे आतंकवादी, उसे जाने किन किन अपशब्दों से नवाजती थी, लाइन लगा दी थी। अंबानी ने उसी रिहाना को अपने यहाँ शादी में बुलाया और मोदी को भी बुलाया। यानी भक्त जिसको गाली दे रहे थे, जो रिहाना कोस रही थी, वो आके परफॉर्म कर रही है मोदी जी वो शादी में। तो मुझे याद आया तो मैंने आपकी बात को बीच में रोका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संघ चालक थे वहां पे। जी, आप ये कंटिन्यू। ये ना केवल नागपुर में बल्कि भारत में जहां भी संघ के जो भी मेरे सोर्सेज हैं जिनसे ही बात किया, वो भी बड़े आश्चर्य में थे कि मतलब ये पहली बार देखा जा रहा है कि इतने बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के, मतलब पहले कभी आप नहीं देखोगे कि संघ और कॉरपोरेट हाउस के बीच में इस तरीके से आपको नजदीकियां नजर आएंगी। तो ये मैं क्यों एक आपको उदाहरण दे रहा हूं।
उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये समझिए कि संघ का अब धीरे धीरे जो चरित्र है उसको पूरी तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। अब संघ जो है वो एक कट्टर हिंदूवादी संगठन जो हिंदुत्व और मनुवादी की विचारधारा की बात करता हो, ये इससे वो अपने आप को इमेज से बाहर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक सॉफ्ट, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस कैसे होगा, आपका एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि आप कट्टरता को छोड़ के एक सॉफ्ट एक जामा ना पहनो। तो अब सॉफ्ट जामा पहनने की कोशिश की जा रही है और स्कूल में बच्चों को, कॉलेजेस में बच्चों को ये सब पढ़ाना बताना, ये उस दिशा में पहला कदम है, उस दिशा में पहला कदम है। इन्होंने उसके पहले क्या कदम उठाए, इन्होंने उसके पहले जितने विश्वविद्यालय वहां पे अपने लोगों को बैठा दिया। आज आप देखिए संघ के, मतलब आप माने चाहे नहीं माने, इन चीजों के कोई सबूत नहीं होते, ठीक है, परंतु आप ये देखिए कि जितने भी भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भाजपा की जहां पे सरकार है, वहां पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी या प्राइमरी स्कूल के, वो सब जगहों पे संघ से किसी ना किसी तरीके से आप समझिए जुड़े हुए लोग आपको नजर आएंगे। अब संघ या भाजपा इसको गलत नहीं मानता, कांग्रेस को इसमें बुराई नजर आती है, ये मेरे और आपके जैसे लोगों को, न्यूट्रल लोगों को समझना है और सोचना है, विश्लेषण करना कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। संघ का जो विरोध शुरू से होता है वो दो कारणों से होता है। पहला कारण ये कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो संघ की उसमें कोई भूमिका रही नहीं और वहां पे मुस्लिम लीग के साथ मिलके आजादी के पहले इन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लीग जैसे मुसलमानों का चेहरा था, संघ वैसी हिंदूवादी ताकतें जो कट्टर है उनका चेहरा बनने का संघ ने प्रयास किया। दूसरा, महात्मा गांधी जी जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन है, उनके राष्ट्रपिता के हत्या में बताया जाता है कि संघ के लोगों का परोक्ष या इनडायरेक्ट वे में, है ना, किसी ना किसी तरीके से योगदान था। तो ऐसा कहा गया कि ये नफरत फैलाने वाली संगठन है। और गुजरात से ही आए हुए, गुजरात के नहीं बोलना चाहिए, हमारे देश के पहले जो गृह मंत्री थे उन्होंने इसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया था, संघ के ऊपर में, ठीक है, पटेल साहब ने प्रतिबंध लगाया था। और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक संघ जो था ये एक अछूता संगठन रहा है, बहुत लंबे समय तक। गुरुजी गोलवालकर और उसके बाद में ये एक विचारधारा आई कि राजनीति से आप अलग हटके अपने इसका प्रचार प्रसार ज्यादा कर नहीं सकते। और एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे हिंदू महासभा जो है उसका देखिए किस तरीके से वो विलुप्त हो गई, विलीन हो गई, ठीक है। तो कहा गया कि आप जो है किसी भी तरीके से राजनीति की मुख्य धारा से हटके आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। तो इसीलिए जनसंघ बना, इसीलिए उसके बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त पोजीशन में है, भूमिका में है, कि अब वो चाह रही है कि उसकी जो मातृ संस्था है उसकी विचारधारा को हम कैसे भी मेन लाइन विचारधारा में लाएं। ये एक पहला प्रयास है भारत को धीरे से, स्विफ्टली एंड स्लोली, भारत को जो है स्विफ्टली भी और स्लोली भी, ये है, आप बोलोगे कि भाई ये तो अपने आप में विरोधाभास है, परंतु वैसा ऐसा ही है। ये मतलब हिंदूवादी देश की तरफ भारत को लेके जाने का एक प्रयास है। जब बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि आपका देश सेक्युलर देश नहीं है, आपका देश जो है वो 70 से 80% जनता इस देश की हिंदू है, तो ये देश जो है ये हिंदू राष्ट्र है और ये देश किसी भी तरीके से सेक्युलर राष्ट्र नहीं है। तो वही बच्चे जब बड़े होंगे, वयस्क होंगे, वोट डालेंगे, तो उनके दिमाग में तो वही थॉट रहेगा। तो आज जो इंडिया का एक्सेप्टेंस है ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर जो पहचान है, वो इसीलिए है कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े सेक्युलर राष्ट्र हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे हम सर्वधर्म समभाव की भावना को आत्मसात करते हैं और उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। उस भावना को यदि आप साइडलाइन करोगे, उस भावना को यदि आप दरकिनार करोगे, हाशिए पे लेके जाओगे, तो वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, लंबे समय के लिए ये अच्छा नहीं है। आप मुझे एक कोई देश बता दीजिए जो
धर्म को कट्टरता से मानता हो और उसके बावजूद भी उस देश में शांति हो और विकास हो। लोग इजराइल का नाम लेंगे, पर इजराइल देखिए कितना अशांत देश है, अशांति अशांति है वहां पे, विकास है पर अशांति है। कोई भी आपको राष्ट्र ऐसा नहीं मिलेगा जो जो सिक्युलरिज्म की भाव को, जो ये बोले कि दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उनको रेस्पेक्ट दिया जाएगा और उनको स्पेस दिया जाएगा कि आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए। ऐसे राष्ट्र ही विकास के पथ पे आपको नजर आएंगे। और जिन जिन राष्ट्रों ने कट्टरता का चोला ओढ़ा है, चाहे सऊदी अरबिया देख लीजिए आप, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए आप, यू नेम एनी नेशन जहां पे कट्टरता हावी हुई है। ग्रीस देख लीजिए, वहां क्रिश्चियन धर्म एकदम कट्टर, बहुत ही कट्टर वो है। तो ग्रीस की हालत देखिए क्या है, इटली की हालत देखिए क्या है। जहां पे भी कट्टरता हावी हुई है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे वो आपके इसकी हो, क्या बोला जाए, मुस्लिम धर्म की हो, या यहां तक बर्मा, म्यांमार, बौद्ध धर्म देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, ये देश जो कट्टरता से धर्म को मानते हैं जल रहे हैं। इसमें कितने लंबे समय तक गृह युद्ध चला है। तो कट्टरता कभी भी, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्मानता कभी भी अच्छी नहीं है। और इसके एग्जाम्पल हमें अपने अड़ोस पड़ोस में ही नजर आते हैं, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से लेके, आप देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है, साथ ही आजाद हुए थे। श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों वापस उस दिशा में जाना चाह रहे हैं जहां से हम 80 साल पहले निकले हैं। 75-80 साल पहले जो पथ हमने छोड़ा, अब वापस हम उस पथ पे क्यों चलना चाह रहे हैं? तो इसका जवाब जो है नीति बनाने वालों को देना होगा। मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार प्रेशर में आई है, वक्फ वाले विधेयक में नायडू ने और नीतीश ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम अभी आपको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रखिएगा मत, पास मत कराइए। चला गया वो प्रस्ताव। बहुत कोशिश की थी कि ये हम जैसे और आप जैसे बोलने वालों की गर्दन दबोच ली जाए, ब्रॉडकास्ट बिल ले आए, यूट्यूबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा नकेल कसी जाए, क्योंकि ये सर्वे सामने आया था कि 29% लोग ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल देखकर, 4PM जैसे चैनल देखकर अपना मन बदल दिया कि यार ये सरकार तो इस हाल में है, और ने वोट नहीं दिया मोदी को। समझ में आ गया 29% वोट मिल गए होते तो 350 सीटें आ गई होती। तो ये यूट्यूबर को बंद करने की जो साजिश वाला बिल था वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी को लग रहा होगा कि नायडू नाराज, नीतीश नाराज, संघ नाराज, तो अब संघ को मैनेज किया जाए कम से कम, क्योंकि जो दुर्गति हुई है वो संघ के कारण हुई है। उसी लिए वो संघ के एक प्रचारक ही हैं, मोहन यादव, संघ की कृपा दृष्टि से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो प्रयोग मोहन यादव से किया गया कि बाकी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां भी ये सब शुरू होगा, उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी हम देखेंगे स्कूलों में संघ के लोगों की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूं जो कहीं पे भी आपको ये मिलेगा नहीं। मैं शुरू से कहता आया हूं कि संघ और मोदी सरकार के बीच में संबंध बहुत बिगड़ गए हैं, और मेरे स्रोत अब ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को बहुत जल्दी महाराष्ट्र की राजनीति से निकाल के राष्ट्र की राजनीति में भेजे जाने का जो है वो मतलब प्रयास होगा, और उनको बनाया जाएगा एक ब्रिज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी सरकार के बीच में। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है, जो काफी बहुत ज्यादा दबाव था कि यदि आप नितिन गडकरी को नहीं बनाओगे तो आप फिर देवेंद्र फडणवीस को बनाओ। तो आरएसएस के उस टाइम में विचार को जो है एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने टॉलरेट किया और उसको उस चीज को स्वीकार किया। अब ऐसा लग रहा है मोदी सरकार को कि यदि संघ के साथ में हमको पुनः रूप से एक ब्रिज, कम्युनिकेशन ब्रिज स्थापित करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले एक सभा हुई थी जिसमें 60 बहुत वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया था भाजपा में, और वहां क्लियरली नरेंद्र मोदी को बोल दिया गया था कि आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपको पार्टी दी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी में हर पद पे अपने हिसाब से जो है लोगों को बनाएं। ठीक है, लोगों आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मतलब सब आप ही के लोग रहेंगे, तो बाकी लोगों के लिए स्पेस क्या बचेगा? तो अभी जो मेरे सुनने में आ रहा है, जो मुझे मेरे स्रोत बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्दी महाराष्ट्र की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में जाने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बार बार आपको मैंने इस मंच पे बोला है, बताया है कि यदि तीनों राज्यों के चुनाव में भाजपा हारती है, जो कि हारेगी, चांसेस उसी के ज्यादा हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे कोमा के डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, और कोमा से डेथ कभी भी हो सकती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये 3 राज्य के जो चुनाव हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बिहार के चुनाव को हो सकता है अगले साल में मार्च अप्रैल में शिफ्ट कर दें। ये भी मेरे स्रोत मेरे को बता रहे हैं, जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव उसको 6 महीने पहले जो है वो ये कर दिया जाए। तो ये 3-4 राज्यों के यदि चुनाव होते हैं, यदि ये 3 राज्यों में हार जाती है चुनाव भाजपा, तो नहीं बिहार के चुनाव पहले होंगे, पर यदि किसी भी तरीके से जीत हासिल होती है और स्ट्रांग पोजीशन में उभरते हैं, तो ऐसा मेरे स्रोतों ने बताया बिहार के कि इलेक्शन जो है वो आगे करके ये अक्टूबर नवंबर से मार्च या अप्रैल में कर देंगे। तो कहने का अर्थ ये है संजय जी कि ये बड़ा ही नाजुक समय है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है भारतीय राजनीति के लिए। जो संघ की आप बात कर रहे हो कि जो संघ को क्यों इतना लल्लो चप्पो कर रहे हैं, उसका कारण ही है कि मोदी जी को समझ में आ रहा है कि जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता कम हो रही है। उनको जो लोग पहले जो माना करते थे उसमें बहुत बड़े लेवल पे कटौती हुई है, बहुत बड़े लेवल पे गिरावट हुई है। और यही गिरावट का आप एग्जाम्पल देखेंगे इस साल के बजट में। ये बजट में तमाम तरीके से, बजट के पहले इन लोगों ने कहा कि किसी भी तरीके से बेरोजगारी की समस्या नहीं है, और इस बार का बजट देखिए तो पूरी बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सिर्फ आपको वही एक तरफा सुनने को मिलेगा पूरे बजट में। तो इसका मतलब है कि अब इनको सेंस आ रहा है, अब इनको ये प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, और उस बड़ी गलती में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो हमने संघ से जो हेड ऑन कोलिजन कर लिया है। जो जेपी नड्डा जी ने चुनाव के टाइम में बोल दिया कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया बिना संघ को साथ में लिए हुए आप दो डग नहीं चल सकते, दो डग नहीं चल सकते। तो मध्य प्रदेश जो है वो संघ की लैबोरेटरी है। गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन से इन्होंने ये अपना लैबोरेटरी में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो यहां से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। जी संजय। देखो क्या कहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर के विश्वविद्यालयों में चाहे कुलपति हो या वहाँ लेक्चरर रखने की बात हो, संघ की पृष्ठभूमि के लोगों की भरमार कर दी गई है। कहा जाता है ना कि क्रांति विचार से होती है। संघ बहुत तरीके से वो चाह रहा है कि ये विचार जो है विश्वविद्यालयों में आ जाए। आपने देखा होगा जेएनयू को कितना टारगेट किया गया। ये मूर्ख भक्त भूल गए कि इस सरकार में, मोदी सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो जेएनयू से पढ़ के आए हैं, और ये मूर्ख भक्त भूल गए कि देश का सर्वोच्च रैंक का बार बार अवार्ड जेएनयू को ही मिलता है। लेकिन जब भक्तों की टोली कहने पाई जाती है तो कुछ भी कहती है। एक बड़ी बात यह है कि ये सब राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि जो 3 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आर्थिक राजनीति कहा जाता है। महाराष्ट्र किसी पॉलिटिकल पार्टी की फाइनेंस की पाइप जो आती है वो महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की समय मैं कहूँगा बैंड बजी हुई है, क्या वो 3 महीने में कौन सा जादू की छड़ी घुमा देंगे कि वो बीजेपी ठीक कर जाएगी? आरक्षण का जिन बाहर आ रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई है, लोकसभा चुनाव में पार्टी पिटी है बहुत बुरी तरह से। नितिन गडकरी, फडणवीस, इनकी लड़ाइयों के किस्से आम हैं। इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या कर लेगी कि वो महाराष्ट्र जीत पाए? और दूसरी बात, अगर ये महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत पाए तो बीजेपी के लिए एक फाइनेंस का पाइप बंद होगा, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और महाराष्ट्र में चूंकि बॉलीवुड भी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, दुनिया के चमकते हुए ऑफिस हैं, एक बड़ा खराब संदेश चला जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने बीएमसी के चुनाव तक नहीं कराए इतने लंबे समय से कि बीएमसी में हार गए तो और बेइज्जती होगी। लेकिन ये बेइज्जती कब तक बचा पाएगी बीजेपी, और महाराष्ट्र के हालात क्या हैं? चूंकि आप वहीं रहते हैं तो आपको ज्यादा पता हो। संजय भैया, सिर्फ बीएमसी नहीं, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब के सब जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र में, सब सस्पेंडेड मोड में चल रहे हैं। 2 साल से कहीं पे भी चुनाव नहीं हुए। आप समझिए, पूरे के पूरे शहर जो है ये अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया है। हालत ये हो गई है कि जो पुराने कॉर्पोरेटर थे उनको फोन करने पे वो हाथ जोड़ रहे जनता के सामने कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं, हम कहां से आपकी रोड बनवा दे और कहां से नाली ठीक करा दे और क्या कर दे। तो ये 2 साल से ये पॉलिसी पैरालिसिस है। महाराष्ट्र के अंदर में पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहे। और ना केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के लेवल पे, राष्ट्र के लेवल पे भी आप देखिए बहुत बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस है।
जहां तक बात आप कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो आप ये समझिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि हार गई नहीं, उनकी हार के पूरे चांसेस बने हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा नाराज है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या शिवसेना नहीं हो गया है, ये चुनाव हो गया है कि किस तरीके से कॉरपोरेट के समर्थन वाली एक पार्टी बाकी जन आधार वाली पार्टियों के अगेंस्ट लड़ रही है। तो आप पैसे से कितने लोगों को खरीद सकते हो? लोग ऐसे कि वो पैसा भी ले लेंगे और आपका काम नहीं करेंगे। ये लोकसभा में नजर आया है। लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का आत्ममंथन हुआ शिविर में, वो लोग मुझे बताते हैं कि भाई कई नेताओं ने बड़े उग्र रूप से कहा कि हमने तो पैसों का वितरण किया था, तो फिर वो वोट में क्यों कन्वर्ट हुए? तो अभी ऐसी स्थिति होगी कि आप पैसे भी दो, लोग पैसे भी ले लेंगे और आपका काम नहीं करेंगे। उनको जो ठीक लगता है, जो विचारधारा ठीक लगती है, जो उनके विचार है, वो उसी तरफ जाएंगे। वो ऊपरी सतह लेवल पे आपके साथ आपको नजर आएंगे, परंतु वो मतलब उनका एक, हर आदमी का एक कॉन्शियस होता है, एक ईमान होता है, तो अपने ईमान से काम करता है। अभी स्थिति ऐसी है, देखिए कि महाराष्ट्र में विदर्भा की 62 सीट में से 52 सीट पे डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस का और बीजेपी का। और बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि ये जो 52 सीट पे हमारा जो डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस के साथ में विधानसभा सीट पे, यही सीट जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये 52 में हमको 90% का एक्यूरेसी रेट रखना है। यानी वो ये प्लान कर रहे हैं कि 45 सीट हमको महाराष्ट्र के इलेक्शन में सिर्फ विदर्भा से निकालनी है। अब ये मैं मतलब मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि इनको 45 से 50 सीट पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी, परंतु इनके स्ट्रैटेजिस्ट पता नहीं कौन सी दुनिया में, उन लोगों का ये मानना है कि 62 में से 52 सीट पे डायरेक्ट फाइट, जहां कांग्रेस के साथ में कांग्रेस वीक है, सबसे वीक पार्ट कांग्रेस है और हम कांग्रेस को हराएंगे। जबकि लोकसभा में आप देख रहे हो उल्टा हुआ, लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव और ये जो स्ट्रैटेजिस्ट लोग को इन्होंने बैठा दिया और बना दिया है, और ये जो पत्रकारों से बात कर रहे थे उनकी बातें जो मुझे पता चल रही है, मुझे हंसी आ रही है उन बातों पे। तो इनकी मेन स्ट्रैटेजी है कि किसी भी तरीके से हमको विदर्भा को कंट्रोल करना है। और जो अभी चीफ मिनिस्टर है शिंदे साहब, वो बॉम्बे और उसके आसपास का जो रीजन है, वहां बॉम्बे में भी 60 विधानसभा की सीट है, तो उनको कहा गया कि वहां शिवसेना को आपको 1-on-1 फाइट देना है और किसी भी तरीके से 30 मिनिमम सीट निकालना है। तो ये इनका बेसिक स्ट्रैटेजी इनकी ये चल रही है कि 90 से 100 सीट तो हम यही दो जगह से निकाल लेंगे, बाकी छुटपुट करके हम 144 कैसे भी ले आएंगे, 288 सीट चाहिए। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि जरांगे पाटिल ने अनाउंस कर दिया कि वो लड़ेंगे इलेक्शन। अब उनके इलेक्शन लड़ने के कारण जो है कांग्रेस भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, शिवसेना भी टेंशन में, उद्धव ठाकरे भी टेंशन में है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी के साथ में शिवसेना जो थी, शिवसेना को इन्होंने विदर्भा से पूरी तरीके से गायब कर दिया। विदर्भा में किसी टाइम में 3 खासदार हुआ करते थे आपके शिवसेना के, कम से कम 10 से 15 आमदार चुन के आते थे, 15 आमदार रहते ही थे। अब हो गया कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो है टाइप करके रखा था। वो टाइप करने के कारण इनकी अपनी जो पकड़ थी शिवसेना की विदर्भा में, वो पूरी खत्म हो गई है। तो अब ये भास्कर जाधव जिनको बनाया गया अभी जो विदर्भा के जो प्रमुख बनाए गए प्रभारी, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। तो कहने का मूल अर्थ ये है कि देखिए फाइट टफ तब हो सकती है जब शिवसेना या कांग्रेस कमजोर नजर होती हुई आए। ठीक है, शिवसेना कुछ हद तक विदर्भा में कमजोर है, परंतु बॉम्बे और पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा ये रीजन में स्ट्रांग है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है विदर्भा में काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता नहीं है किसी भी हालत में कि भाजपा और उसकी समर्थित पार्टियों को आप 288 में से 88 सीट भी अगर इनको मिल गई तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये सत्ता खो रहे हैं, सत्ता खोने के बाद में देवेंद्र फडणवीस का रिहैबिलिटेशन मैंने आपके इस पे बता दिया है कि ये केंद्र में इनको भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये जो पहले ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी काम करता था भाजपा के अंदर में, कि वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में ब्रिज रहता था, अभी सुनने में आ रहा कि शायद देवेंद्र फडणवीस को दे दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस को बोला जाए कि भाई
आप पुनः जो है वो एक तारतम्य बैठाइए भाजपा में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। फिर गडकरी क्या करेंगे? गडकरी क्या करेंगे? संघ के बड़े करीबी हैं गडकरी। अब गडकरी क्या करेंगे? अब गडकरी जी का देखिए, पहले भी कहा था कि यदि इनकी सरकार नहीं बनती है तो गडकरी जी का कद बढ़ेगा। अभी 240 में इन्होंने गडकरी जी को जो पहले परेशान कर रहे थे वो करना तो बंद कर दिया है, वो बंद ठीक कर है, दिया। वो बंद कर दिया है। तो उनको ये समझ में आ गया, तो गडकरी जी जो हैं वो अब उनको जब तक कोई उंगली नहीं करेगा वो क्यों जब कुछ भी करेंगे, तो उनको हाँ, परेशान नहीं किया जा रहा है। उनको परेशान यदि करेंगे, और गडकरी जी की उनको भी लग रहा है उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, ऐसा मुझे सुनने में आया है, ही इज नॉट वेल। तो 3-4 बार तो सार्वजनिक जगहों पे वो चक्कर खा के गिर गए, तो इज अ डायबिटिक पेशेंट। तो हो सकता है कि गडकरी जी को बोलेंगे कि आप जहां हो केंद्र में आप अपनी भूमिका निभाते रहो, देवेंद्र को गाइड करते रहो, और अभी जो है वो देवेंद्र फडणवीस के कंधे पे बोझ डालने का, बोझ या जिम्मेदारी डालने का जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गया, ऐसा सुनने में आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतनी जानकारी दी, बातचीत करी, आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी। हम लोग बात कर रहे थे देश की राजनीति पे, महाराष्ट्र पे, बिहार पे, संघ के हथकंडे पे और मोदी सरकार के उसके प्रचार पर। आपसे बात खत्म करने पहले रिक्वेस्ट करूंगा, 4PM म्यूजिक का दूसरा गाना लॉन्च हो गया है, तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा। जरूर 4PM म्यूजिक पे जाके सुनिएगा। वंदे मातरम और तिरंगा दोनों को, बड़ी अच्छी पहल है 4PM म्यूजिक की। सब्सक्राइब करिएगा। कैसी लगी बातचीत बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।